नमस्कार, पॉलिटिकल डब्बा में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे नेता की जो एक अबूझ पहेली माने जाते हैं। अबूझ पहेली राजनीतिक विश्लेषकों के लिए, अबूझ पहेली उन लोगों के लिए जो राजनीति को पढ़ते हैं। इस नेता का नाम है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जितनी करीने से राजनीति को पढ़ सकते हैं, शायद ही कोई दूसरा नेता पढ़ सकता है। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव रामविलास पासवान के लिए मौसम वैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं और उसके बाद से उन्हें आमतौर पर मीडिया भी मौसम वैज्ञानिक कह के बुलाती रही है। क्योंकि सत्ता किसी की भी हो, रामविलास पासवान उस सत्ता में अपनी कुर्सी जरूर निश्चित करवा लेते हैं। ये रामविलास पासवान की खासियत रही है पिछले 21 वर्षों से। 9 बार लोकसभा का सफर तय कर चुके रामविलास पासवान, 2 बार राज्यसभा का सफर तय कर चुके पासवान, कैबिनेट में 10 से ज्यादा पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं, अलग अलग मंत्रालय को संभाल चुके हैं, चाहे वो रेल मिनिस्ट्री हो, चाहे वो खाद्य उर्वरक मंत्री हो, चाहे वो कोई भी मंत्रालय हो। रामविलास पासवान ने उस मंत्रालय में बखूबी अपनी भूमिका निभाई। यहाँ तक बहुचर्चित मंडल कमीशन जो 1990 में लागू हुआ, उसकी सिफारिश लागू हुई, वो भी इन्हीं के मंत्रालय से लागू हुई थी। तब ये पहली बार बीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने थे। तो रामविलास पासवान की कहानी के जो दिलचस्प किस्से हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। रामविलास पासवान की जो राजनीति की कहानी है वो भी बहुत दिलचस्प है, रामविलास पासवान के ही तरह। क्योंकि रामविलास पासवान का जो जन्म है वो खगड़िया के सहरवन्नी गांव में 5 जुलाई 1946 को हुआ था। पिता जामुन पासवान और इनकी माता का नाम सिया देवी है। गरीब परिवार में जन्मे रामविलास पासवान ने अपने गांव में लॉ तक की पढ़ाई करने वाले रामविलास पासवान पहले व्यक्ति थे। और लॉ की पढ़ाई के दौरान जब वो पटना में रह रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि हॉस्टल्स में जो है छात्रों को हॉस्टल्स मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, खास करके जो दलित वर्ग के लड़के हैं। तो उन्होंने उस समय थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जो मेहनत है, राजनीति करने की कोशिश, एक तरह से आगे बढ़कर स्टूडेंट लीडरशिप टाइप की कोशिश की थी। हालांकि वो जो आधिकारिक रूप से जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसमें कभी नहीं रहे। और यही वजह रही कि जो लॉ होने की वजह से उन्हें एक प्रस्ताव उनके लोगों ने दिया कि आप अलौली विधानसभा से चुनाव लड़ें, अपने घर से एक चुनाव लड़ें। 1969 की बात है ये। और वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। हालांकि उनके पिताजी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रामविलास चुनाव लड़े, क्योंकि इसी दौरान वो यूपीएससी की परीक्षा दे चुके थे और उसमें चूंकि पुलिस विभाग उन्होंने ऑप्ट किया था और वो परीक्षा में पास करके डीएसपी के पद के लिए चयनित हो चुके थे। तो उनके पिता को लगा, जो गरीब परिवार से आने वाले पिता का बेटा अगर डीएसपी चयनित हो जाए तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। और लेकिन कई लोगों ने उन्हें ये कहा कि उन्हें विधायक बनना चाहिए। और वो चुनाव लड़े भी और वो चुनाव जीत भी गए। और जीत गए। उस समय उन्हें बहुत नेताओं से उनका कोई संपर्क नहीं था, चाहे वो मधुलिमेय हो, चाहे इस तरह के बड़े बड़े नेता थे उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में, लेकिन उनका संपर्क उनसे उस तरह का नहीं था। वो नौजवान थे। तो ये स्थिति बनी कि उनके पिताजी नहीं चाहते थे बावजूद, लेकिन उनसे कहा गया कि आपको ये तय करना है कि आपको गवर्नमेंट बनना है या सर्वेंट बनना है। और ये बात रामविलास पासवान के मन को क्लिक की और उन्होंने तय किया कि वो एमएलए ही रहेंगे। हालांकि इस दौरान 77 तक उन्हें कई दफा जेल भी जाना पड़ा और लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन 77 इस संघर्ष के साथी बनने की वजह से वो जेपी के बहुत प्रिय हो चुके थे। और जेपी के प्रिय होने का फायदा उन्हें ये मिला कि 77 में उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर मिला हाजीपुर से लोकसभा का। और हालांकि जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया था रामसुंदर दास को। और इस पर जेपी बहुत नाराज हुए। तो जिस तरह से डीएसपी छोड़ने सेकंड ऑप्शन आया, उसी तरह दिलचस्प कहानी है हाजीपुर से चुनाव लड़ने की कि उस समय जेपी ने कहा कि जनता पार्टी का उम्मीदवार कोई भी हो,
लेकिन जेपी का उम्मीदवार रामविलास है। और उन्होंने 10,000 रुपये रामविलास पासवान को दिए और ये कहा कि तुम इस बात का पोस्टर छपवाओ। इसके बाद एक तरह से पूरी कवायद बन गई और पार्टी में स्थिति ऐसी हो गई कि राम सुंदर दास को अपना नॉमिनेशन वापस, अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा और वो उसी जनता पार्टी के चिन्ह पर रामविलास पासवान चुनाव लड़े और उन्होंने 4,25,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की, जो उस समय के लिए सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड था, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी हुआ। और रामविलास पासवान की जो राजनीति आप कहते हैं, संसदीय राजनीति का जो दौर है वो 77 से शुरू होता है और 1989 में जाकर बीन की सरकार में उनको मंत्री पद, पहली बार मंत्री बनने का मौका मिलता है। और उस दौरान वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने जैसा चाहे मामला हो या मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करवाने का, ये दो महत्वपूर्ण कारण, और यही कारण है कि रामविलास पासवान को मंडल मसीहा कहकर भी बुलाया जाता रहा है। हालांकि उनकी राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ी उसमें स्वार्थ और कई चीजें सामने आई, वो हम बताएंगे। लेकिन दिलचस्प है कि जब वो 89 में सरकार में मंत्री बने तो उनके हिस्से वेलफेयर मिनिस्ट्री आई और उसमें वेलफेयर मतलब सिर्फ वेलफेयर नहीं होता, तो उसमें चाहे वुमेन हो, चाहे वो SC/ST हो, चाहे OBC हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सारे तमाम 5-6 जो कि अब पोर्टफोलियो अलग अलग बन गए हैं, लेकिन उस समय सब एक ही साथ आते थे और वो मंत्रालय उन्हें मिला। इसके बाद राजनीतिक उतार चढ़ाव चले, कई तरह की उठापटक हुई। उन्होंने अपनी 2000 में जाकर पार्टी बना ली और इस बीच वो जो हैं लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में उन्होंने अपनी बनाई। चूंकि इसलिए बनाई क्योंकि उन्हें किसी के पास टिकट मांगना ना पड़े, वो खुद तय करें कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है और क्या करना है, उन्हें दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो इसलिए उन्होंने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी बनाई और उन्होंने जो नारा दिया कि चलो दिया वहां जलाएं जहां जिस घर में सदियों से अंधेरा है। तो खैर वो दिया कितना जला पाए नहीं जला पाए वो तो अलग विषय है, लेकिन 2002 की घटना इनके जीवन का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है कि जब गुजरात दंगों यानी गोधरा की घटना के बाद जो गुजरात दंगे हुए, उसके बाद इन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्री से, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, इस्तीफा दे दिया इस सवाल पर कि नरेंद्र मोदी को अगर नहीं हटाया जाता है गुजरात के चीफ मिनिस्टर के पद से तो ये इस्तीफा दे देंगे, और इन्होंने इस्तीफा दे भी दिया। दिलचस्प ये है कि आज वही रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्री हैं, और वो सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि 2014 से 19 तक मंत्री रहे और आज भी वो कंटिन्यू मंत्री हैं। तो ये जो दिलचस्प, ये जो खासियत है रामविलास पासवान में, ये भारत के किसी और दूसरे नेता में आपको ये खासियत ढूंढे से नहीं ढूंढे मिलेगी। हालांकि रामविलास पासवान को ये कहा जाता है कि वो दलित नेता हैं, लेकिन रामविलास पासवान ये कहते रहे हैं कि हर दूसरे वर्ग की आवाज को दूसरे वर्ग के लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर मैं दलित हूं और मैं दलित की बात करूंगा तो मुझे जातिवादी करार दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने दलितों की राजनीति की, जो भी किया उनकी बात उठाने पड़े, उन्होंने उठाया। उनका ये कहना है कि वो इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि दूसरे वर्ग के लोग ऐसा नहीं करते। बहुत रेयर उदाहरण है, चाहे वो गौतम बुद्ध का इसके लिए उदाहरण देते हैं, स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हैं, VP सिंह का उदाहरण देते हैं। इस तरह के उदाहरण वो देते हैं कि जब उन्होंने अपने वर्ग से अलग दूसरे वर्ग की आवाज उठाई। खैर, कहा जाता है कि 2014 में चूंकि उनके पुत्र चिराग पासवान ज्यादा सक्रिय हो गए पार्टी में, और इस कारण जो है रामविलास पासवान को अपनी राजनीतिक सक्रियता को थोड़ी समेटने की जरूरत पड़ी और उनके पुत्र के लिए वो एक तरह से समझौता करने को तैयार हो गए कि उन्होंने, हालांकि वो आज मंत्री हैं उसी सरकार में, उनको डिफेंड भी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और राजनीतिक सफर पर अगर आप एक नजर डालें तो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के 1970 में सचिव रहे, 1974 में लोक दल के महासचिव बने रामविलास पासवान, राष्ट्रीय महासचिव बने 1985 से 1986 में लोक दल के,
इस बीच उन्होंने 1983 में दलित सेना की स्थापना की। दलित सेना की स्थापना का उनका जो मकसद था कि वो दलितों को एक तरह से मुख्यधारा में, जो मुख्यधारा की राजनीति है उसमें मजबूती के साथ ला सकें। हालांकि वो उन्होंने कितना काम किया नहीं किया, उन पर परिवारवाद के तमाम आरोप लगते हैं। राष्ट्रीय महासचिव रहे जनता पार्टी के और जनता दल के भी, नेशनल फ्रंट के वो सचिव रहे। तो रामविलास पासवान ने जो भारतीय राजनीति के तमाम जो महत्वपूर्ण पद हैं उन सभी पदों पर अपनी स्थिति, अपनी पहुंच उन्होंने तय की। और ये कहा भी जाता है ना कि राजनीति में किसी को कुछ ऐसे ही नहीं मिल जाता है, उसके लिए उनका संघर्ष होता है, उसके लिए उनकी मेहनत होती है। तो रामविलास पासवान ने भारत की राजनीति में जो भी अर्जित किया है, जो भी हासिल किया है, तो वो उसमें उनकी अपनी राजनीति, उनकी अपनी समझ, उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी इच्छा शक्ति। क्योंकि अगर वो अपने परिवार को टिकट देते भी हैं तो आखिर जनता उन्हें चुनती क्यों है? अगर जनता को उनके परिवारवाद से दिक्कत नहीं है तो इसमें कोई दूसरा उन पर परिवारवाद का आरोप लगाकर भी क्या कर सकता है? क्योंकि एट द एंड डेमोक्रेसी में जनता जिसे चुनती है वही हमारा नेता है। और रामविलास पासवान ने कई ऐसे काम किए जो कि उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, लोग उनको पसंद करते हैं। चाहे वो रेलवे में नौकरियों को रेगुलराइज करना या संचार मंत्री रहते हुए लोगों को नौकरियों में रेगुलराइज करने का मसला हो, उन्होंने ये सब कुछ किया। और ये बिहार में ये कहा जाता है कि जिस तरफ रामविलास पासवान, बिहार की 4 से 5% आबादी है, पासवान यानी कि उनको जो ग्रामीण इलाकों में दुसाध जाति जो बोला जाता है, पासवान जाति, उस पासवान जाति का वोट उसी तरफ जाता है। तो रामविलास पासवान आज भी भारत की राजनीति में प्रासंगिक हैं, महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बिहार में जो उनकी अपनी जमीन है वो आज भी उन्हें पसंद करती है। खगड़िया के शहर बन्नी गांव का यह लड़का आज दिल्ली में एक बड़ा नेता है और अपने अब बुजुर्गावस्था में चले गए हैं। उन्होंने पिछला चुनाव नहीं लड़ा लोकसभा का, वो राज्यसभा के सदस्य हैं और मंत्री हैं अभी केंद्र सरकार में। उनका जन्मदिन है आज। मेरी और पॉलिटिकल डिब्बा की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने अब तक अगर पॉलिटिकल डब्बा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल की घंटी भी जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।